हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडर एंड सीईओ अविक सैट एडवाइजरी। अविक जो है वो हमारे साथ मुंबई से दिल्ली से जुड़ रहे हैं, दिल्ली, कोलकाता और कई विदेशों यात्राओं के बीच में वो हमारे लिए समय निकाल के आए हैं। फंडामेंटल नज़रिए से बाजार को एनालाइज करते हैं और उसके बाद भी बहुत ट्रेडिंग वाला व्यू नहीं है अविक जी का, लेकिन बहुत शानदार करीब 30% का CAGR इन्होंने क्लॉक किया है लास्ट 6 से 7 सालों में। अविक, ET नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। अविक, मैं आपके पोर्टफोलियो को भी एनालाइज कर रहा था। अच्छे मिड कैप्स अहेड ऑफ टाइम सेलेक्ट करना और उसके बाद उस पर बैठ जाना, उसे मॉनिटर करना और बैठ जाना, ये आपका स्टाइल है। मैं पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी पे आऊँगा, लेकिन एक बार के लिए मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपका जो स्टाइल है, 30% का कैगर आपने कैसे हासिल किया? क्या आप ओवर ओन्ड और ओवर डिस्कस्ड स्टॉक्स या फैंसी स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं? किस तरह से आपने अचीव किया ये बढ़िया कैगर? देखिए अजय, आई थिंक मेन थिंग्स विच हम जो करते हैं वो हम खुद स्टडी करते हैं कंपनीज को, और वो कंपनी को डीप स्टडी के बाद ही हम खरीदते हैं। और खरीदने के बाद एक्चुअली वी डोंट गेट मैरिड टू द स्टॉक। If we feel that we have got better opportunities, we always shift, or if we feel that the valuation को पूरा वैल्यूएशन मिल गया है कंपनी को और आगे जाके ये कंसोलिडेट करेगा, तो फिर हम बेच देते हैं। सो इन हिसाब से हम स्टडी भी करते हैं फंडामेंटल, हम थोड़ा सा टेक्निकल भी देखते हैं, हम एल्गो भी अभी डेवलप कर रहे हैं हमारा इन हाउस में, और ये करके हम एलोकेशन में थोड़ा फर्क करते हैं। समटाइम वी डिसाइड एलोकेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ रीजंस, एंड वो सब करके एक्चुअली वी हैव फाउंड दैट वी हैव बीन एबल टू मेक राइट स्टडी entry at a point to the extent possible with a technical and allocation based on our algo reading of various factors। ये सब करके हम जैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं, जैसे एलोकेशन करते हैं और जैसे उसको बेचते हैं टाइम में, उस हिसाब से शायद आया है। ये है पॉजिटिव साइड। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ साथ में, क्या ये ऐसा नहीं है कि हम रेगुलर ऐसे रिटर्न देते गया, ये CAGR रिटर्न है। और 18-19 में हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था, 19-20 में भी खराब था, बट उसके बाद वी रिकवर्ड फर्स्ट। बट वी एक्चुअली, सिंस वी आर ए फंडामेंटल बेस्ड इन्वेस्टर प्राइमरीली, वी डोंट लूज होप इफ द स्टोरी इज गुड। सो मेरे जो कहना है, इन्वेस्टर को धैर्य रखना चाहिए, और इफ दे कीप द पेशेंस, रिटर्न विल कम। बिल्कुल, वो हम देखा है 6-7 साल से, उससे पहले भी हम तो इतने दिन से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे देख रहे हैं क्या यू नीड टू हैव ए पेशेंस। डेली का आप एनालाइज करोगे तो कुछ होना मुश्किल है। अविक, इस समय आप कौन से फैक्टर्स पे पॉजिटिव हैं भारतीय मार्केट्स में, और कौन सी चीज़ें आपको कंफर्टेबल नहीं लगती हैं, जो व्यूअर्स शायद मिस कर जाते हैं? कई बार इन्वेस्टर्स, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स बडिंग इन्वेस्टर्स हैं, आपको पता है इतना नया इन्वेस्टिंग कल्ट भारत में आ रहा है, तो आप हमें बताएं कि क्या फैक्टर्स हैं ऐसे जिस पे आप पॉजिटिव हैं, और कौन सी चिंताएं भी हैं बाजार के लिए? देखिए, ये सवाल को तो 3 फैक्टर में बांट लेना चाहिए। एक तो शॉर्ट टर्म है, एक मीडियम टर्म है, और एक लॉन्ग टर्म है। तो शॉर्ट टर्म में तो आज की तारीख में जो हो रहा है वो आप देख भी रहे हैं, क्या इतना वोलाटाइल है मार्केट। बट मेरा जो शॉर्ट टर्म का व्यू है, ये है मार्केट, देखिए अक्टूबर 2021 में मार्केट रीच द टॉप, then it tried to reach the top and break the top for 3 times. It failed, but finally it has broken the top, and now it is, even after the fall, almost putting near that lifetime high. So इसको गिर के मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आएगा, हमें ऐसा लगता नहीं। That is a very short term view. Second short term view is that ये जो फेड का अभी डिसीजन आया है कि 5.1% में जाके वो रुकेगा, और रुक के वो इंटरेस्ट रेट गिराएगा नहीं, वो रखेगा उस साइड में, और वो रखेगा बहुत देर तक। और ये जो है, ये मार्केट को थोड़ा हिला दिया है, थोड़ा टाइम बिंग के लिए, क्योंकि इसका इंडिया का जो फैक्टर है वो है क्या, अभी फिर आरबीआई को भी प्राइस रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो रूपी प्रेशर में आ जाएगा। क्योंकि ऐसे ही हमारा ट्रेड डेफिसिट इज वेरी हाई, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट देयर विल बी ए ह्यूज प्रेशर ऑन द क्रूड इंपोर्ट, एंड ऑल्सो इफ द डिफरेंशियल बिटवीन हमारा रुपया और डॉलर के अंदर नहीं होगा, तो द डॉलर कैरी ट्रेड विल बी डिफिकल्ट। सो ये सब देख के एक्चुअली थोड़ा वोलेटिलिटी तो रहेगा शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म में आई थिंक थिंग्स विल नॉर्मलाइज व्हेन इंटरेस्ट रेट एंड
इंडिया में और बाहर में थोड़ा एक मार्केट को मालूम पड़ जाए क्या क्या होने वाला है आगे, तो तब तो मार्केट क्विकली डिस्काउंट कर देता है उसको, करके आगे का जो स्टोरी है उसके बारे में वो सोचता है। तो इस हिसाब से मेरे को मीडियम टर्म में लगता नहीं है क्या इंडियन मार्केट के लिए बहुत कुछ चिंता का विषय है। हाँ, इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन ज्यादा है, इमर्जिंग मार्केट वैल्यूएशन में के जो बास्केट है उसमें इंडिया सबसे ज्यादा प्रीमियम में चल रहा है अभी, ऑलमोस्ट 100% प्रीमियम है कंपेयर टू से ब्राजील, साउथ कोरिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज ऑन द पी बेसिस, और आसपास है 100% का। आई कैन नॉट टेल, बट ये सब हिसाब से तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को हिचक है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आई थिंक दे विल बी हेजिटेंट टू पुट लार्ज मनी फर्दर इनटू द इंडियन मार्केट, बट इंडियन इन्वेस्टर जो अभी बहुत continuously giving support to the Indian market, they will be there, and I don't think that market will have a very serious correction. Long term के लिए तो सब लोग ही जानते हैं, I think India has a good story for next 5-10 years. I think if you are stock specific, you don't really chase every idea, select certain stocks, invest them, correct as the price corrects or corrects as the price appreciates, and get into the better valued stocks, then I think you will do well for a long period of time. At least we will follow this policy for a very long period. एक स्ट्रैटेजी तो आप बता रहे हैं, और आपको चैलेंजेस और पॉजिटिव्स कौन से नजर आ रहे हैं इस वक्त बाजार पे, भी आप कह रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं सेक्टर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू यू, मानसी दिस साइड। सेक्टर स्पेसिफिक, गुड आफ्टरनून मानसी। 2022 का साल काफी अच्छा रहा, भारतीय बाजार की अंडरटोन बुलिश रही, चाहे फिर विदेशी बाजार से कैसे भी संकेत आते हो। 2023 के लिए भारतीय बाजार की नब्ज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई सारे थीम्स थे, चाइना +1, यूरोप +1 की वजह से काफी हद तक पॉजिटिव स्टांस, काफी सारे बेनिफिशियरी सेक्टर्स भी रहे, केपेक्स की थीम भी थी जिसके चलते कई सारे सेक्टर्स चले। तो आने वाले साल के लिए कौन से सेक्टर्स हैं जिसे आप आई कर रहे हैं? Mansi, first point is that this last year, actually, what happened in Indian market is market has given actually 0% return. If you think Nifty, because Nifty topped in October 2021 and then topped again in December. So market overall, which is a big market, has not given any return when we have generated some 15, 20, 30% return. So if you say that overall market it was not really good. International market के comparison में इंडिया अच्छा किया है क्योंकि local investors kept faith in the Indian market. Now going another thing is that market में जो भी स्टोरी आता है वो बहुत जल्दी आजकल डिस्काउंट हो जाता है. It is not that something is buy and hold forever kind of stories nowadays, because जो भी मान लीजिए कोई खबर आया है आज इंटरनेट के युग में, आप इतना सारे जो young people are coming into the market and they are so focused on IT, they get information gets disseminated and discounted very very fast. उस हिसाब से 2022 अच्छा किया है, बट आई थिंक 2023 में मार्केट में नॉट इंक्रीज वेरी सब्सटेंशियली, और but there will be specific sector specific ideas where it will keep on performing. So if you ask me my क्या व्यू है मार्केट के बारे में, मैं ब्रॉड मार्केट के बारे में उतना ज्यादा व्यू रखता नहीं हूँ, बट फिर भी हमें लगता नहीं है कि मार्केट के बहुत खराब टाइम कुछ आएगा और बहुत अच्छा कुछ होएगा। वो डिपेंड करता है हाउ फास्ट दिस इन्फ्लेशन इशू इज गेटिंग रिजॉल्व्ड। सेकंड इज दैट इंटरेस्ट रेट कहां पर जाके रुकता है और कितनी देर ये ऊपर का इंटरेस्ट रेट रहता है और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कैसे ठीक होता है। ये हो जाएगा तो इंडिया का लॉन्ग टर्म मार्केट स्टोरी विल बी गुड। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। के जाते हैं, मैं आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो करेंटली है उसके बारे में भी जानना चाहूँगा, बिना स्टॉक्स की तरफ जाए, बट मैं अपने व्यूअर्स को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। डायरेक्टर साहब, शिवालिक बायोमेटल का स्टॉक निकाल के लाइए। ये एक मिड कैप कंपनी है, उस ज़माने में स्मॉल कैप हुआ करती थी जब हम ये कंपनी डिस्कस करते थे। अवीक भाई ने अपने पोर्टफोलियो का पार्ट इसे बनाया था कुछ समय में। इसका लंबी अवधि का ग्राफ दिखाइए डायरेक्टर साहब, तब आएगा मज़ा। शिवालिक बायोमेटल का 5 साल ग्राफ अगर आप देखें तो आपको नज़र आएंगे बहुत ही शानदार रिटर्न्स। शायद 5 साल का ग्राफ हम ला नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं 2 साल का ग्राफ ले आइए। इस स्टॉक ने 5 साल में ये देखिए किस कदर रिटर्न दिए, 4-5x हो गया ये, 370%, मतलब करीब करीब 4 से 5 गुना स्टॉक ये हुआ है। इस तरह के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं। अवीक मैं आपसे स्टॉक इस शिवालिक या एनी पर्टिकुलर स्टॉक पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ
कि अभी जो आपका करंट पोर्टफोलियो है वो कौन से स्पेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये समझ में आएगा कि आप रिसर्च कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। थैंक यू। एक छोटा सा पॉइंट है शिवालिक में एक्चुअली बीच में एक बोनस दिया था, सो आई थिंक द रिटर्न विल बी मच हायर, रिटर्न विल बी अबाउट 6 times, बिकॉज वो हम जब खरीदे थे वो टाइम में 80-90 रुपया का भाव था, बट उसके बाद एक बोनस दिया है, तो बोनस हिसाब जोड़ के आप 600 रुपया के करीब भाव होगा अभी। तो एनीवे, so currently actually we are investing on company specific areas and we are agnostic to the sectors, बट कौन सा सेक्टर हम अभी पसंद नहीं करता है वो मैं बता सकता हूँ आपको। 2 सेक्टर है जो हम अभी देख नहीं रहा है, एक है एफएमसीजी और एक है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, विच आर इंडिया स्पेसिफिक। 2 कारण के लिए है। एक है कि इंडिया में देखिए जो एफएमसीजी सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अभी रिलायंस आ रहा है मार्केट में, दे कैन रियली डिस्टॉर्ट, they can create havoc in the market, as we have seen in the kind of situation they have created in Airtel का dominance, जब जो duopoly था Airtel और Voda का। Similarly, what Reliance can do, the Patanjali has come as a new player. I think they have come out with quality products also. All these companies have got the ability to come out with quality product and really spread the wings. Similarly, inflation के लिए I think the sector is getting affected is the consumer durable products. और जो हम जो सेक्टर्स में फोकस कर रहे हैं अभी, वो अगेन द सेम थिंग, स्पेशलिटी केमिकल्स, इंजीनियरिंग, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्टोरीज, some pharmaceuticals, and I think all the sectors we check every sector actually. We first decide that कौन सा सेक्टर अभी देखना नहीं है, उसके बाद हम कंपनी में जाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या उस ये सारे सेक्टर में, सारे कंपनी में कौन सा हमें लगता है जिसमें लिक्विडिटी है, वी कैन टेक गुड पोजीशन, एंड our all the parameters which we check, from forensic to management quality to governance to future prospect to leverage to operating leverage, वो देख के जो लगता है, तो पोर्टफोलियो में तो हमें फाइनली 20 कंपनी लेना है ना, तो वो हम देखते हैं जो बेस्ट 20 होता है वही हम रखते हैं, और बेच भी देता है जब लगता है इससे बेहतर कुछ मिल गया है। मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, चाइना +1, ये थीम आप अभी पॉजिटिव हैं और इसी से रिलेटेड स्टॉक्स आपने अपने पोर्टफोलियो में बनाए हुए हैं। जाने से पहले मुझे ये बता के जाइए कि आपका जो करंट पोर्टफोलियो है उसकी अर्निंग्स विजिबिलिटी कितनी है? आपके पास 15 से 20% अर्निंग ग्रोथ की सिचुएशन दिख रही है, 20 से 25 या इवन हायर? नहीं, आई थिंक देयर विल बी स्टॉक्स व्हिच विल बी हैविंग अ विजिबिलिटी ऑफ मोर देन 25%। सो हम तो रखते हैं, वी ट्राई टू सी दैट 25% से ज्यादा ही होता है रिटर्न एनुअली, एटलीस्ट रेवेन्यू ग्रोथ तो उतना आना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कम हो सकता है, कम बेशी हो सकता है, इसीलिए क्योंकि अभी जो रॉ मटेरियल और सप्लाई चेन और डिफरेंट इश्यूज आर देयर, बट वी फोकस ऑन द रेवेन्यू ग्रोथ फर्स्ट एंड ऑल्सो सी दैट द कंपनी इज नॉट रियली इंक्रीजिंग द डेट। There are 2 parameters has to be satisfied, otherwise we will sell. We have no love with any stock. अवीक, थैंक्स सो मच फॉर दैट, आपका समय देने के लिए, हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए, और बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स। बिल्कुल।